एक बार तो कांग्रेस के शाहजादे से मुंह से निकलवाइए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। और ये गाड़ी जो है औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फ्लैंक क्लब। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात करेंगे कि यूपी टू महाराष्ट्र, क्या इस बार लड़ाई औरंगजेब फैन क्लब और हिंदू हृदय सम्राट के बीच है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया। वो हिंदू हृदय सम्राट जो खुलकर मुगल शासकों और उनके अत्याचारों पर बोलते थे, जो हिंदू हित की बात करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में स्पष्ट बात कही, चुनाव शिवाजी समर्थकों और औरंगजेब के चाहने वालों के बीच होगा। यह चुनाव यह तय करेगा कि इस देश को शिवाजी की विरासत चाहिए या फिर औरंगजेब की विरासत। प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें चलाइए, क्योंकि उनकी रैलियों में उन्होंने स्पष्ट ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं तो वो किसी एक समुदाय पर चोट नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों से मुखातिब हैं जो इस देश में विदेशी आक्रांताओं से लड़ने वाले शिवाजी को तो मानते नहीं, लेकिन मुसलमान वोट के लिए वो औरंगजेब फैन क्लब में शामिल है। औरंगजेब फैन क्लब का सीधा मतलब है मुस्लिम वोटों के लिए वक्फ के समर्थन में बयान देने वाली विचारधारा, मुस्लिम तुष्टीकरण वाली विचारधारा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इस बार जो चुनाव होगा वो सीधे सीधे औरंगजेब के चाहने वालों और शिवाजी के समर्थकों के बीच होगा। आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यह बात कही है, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कैसे इस पूरे चुनाव की यूपी टू महाराष्ट्र एक टोन तय कर दी और कैसे करी है वो भी आपको बता देती हूं। आपको बताती हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे इस बयान को और ज्यादा समझाया है। आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच की यह लड़ाई चुनाव तय करेगा कि महाराष्ट्र किसके रास्ते चलेगा और देश किसके रास्ते चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब के रास्ते, कौन से रास्ते को चुनना है। हमने छत्रपति शिवाजी और सावरकर वाला रास्ता चुना है, यह गृह मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन औरंगजेब फैन क्लब वाले हैं। अब औरंगजेब फैन क्लब का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे देश में वक्फ बोर्ड की मनमानी चल रही है और हम वक्फ कानून में संशोधन का बिल लाए हैं, लेकिन जो औरंगजेब फैन क्लब वाले हैं, इंडी गठबंधन वाले, वक्फ बिल का विरोध करते हैं। यह कहा गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर। वो कहते हैं मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि वक्फ कानून बदलेगा। तो इसको आप समझिए कि जब वो कह रहे हैं कि सावरकर और शिवाजी वाले समर्थक और वहीं औरंगजेब फैन क्लब के बीच ये लड़ाई होगी, तो लड़ाई किसके बीच है मैं आगे आपको और बताऊंगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। कोई कंफ्यूजन के बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता। और ये गाड़ी जो है औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फ्लैंक क्लब। 20 नवंबर को चुनाव होना है, महज 4 दिनों का समय बचा है। सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। चुनावी रैलियों में खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कोई किसी को आतंकी बता रहा है तो कोई घुसपैठियों को फ्री में सिलेंडर बांटने की बात कर रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम। अरे ये काम टेररिस्ट बोल सकता है। न घुसपैठिए देखा जाएगा तो न कोई और चीज देखा जाएगा। उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है। अरे एक बार तो कांग्रेस के शाहजादे से मुंह से निकलवाइए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे।
क्यों कहा, आप इन तस्वीरों से समझिए। तस्वीरें पुरानी है लेकिन सभी को याद दिलानी भी जरूरी है। अकबरुद्दीन ओवैसी जिन्होंने औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए थे। एक तरफ एक खेमे को औरंगजेब में मसीहा दिख रहा है तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी से क्या दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री ने इस पर भी अपनी बात रखी, वो भी आगे आपको बताएंगे। माहौल चुनावी है तो वार पलटवार भी जोरदार हो रहा है। विपक्ष जहां वक्फ बिल के नाम पर लोगों को भड़काने में लगा है तो वहीं चुनावी समर में एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला बोल दिया। एक कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, मैं कहकर जाता हूं, शरद पवार एंड कंपनी जितना भी विरोध करे हम वक्फ के कानून को बदल कर रहेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड राजनीतिक बयानबाजी रुकने वाली नहीं है। अखिलेश यादव और ओवैसी एक ही वोट बैंक के सहारे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी उसी वोट बैंक में सेंध लगाने में लगे। ओवैसी अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार फिर से ओवैसी ने अखिलेश पर सीधे निशाना लगाया है। 2013 में मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, जालिमों तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। असद ओवैसी भाईजान अखिलेश भाईजान पर ही हमला बोल रहे हैं। भाईजान वर्सेस भाईजान, क्योंकि चलानी है वोट बैंक की दुकान और इसलिए करो हिंदुओं का अपमान, कौन बनेगा बड़ा भाईजान, इसी की प्रतिस्पर्धा में फूंक रहे हैं जान। अखिलेश यादव के कारण ही इसीलिए उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बचा था जिस जिले में दंगे ना हुए हो, जहां कर्फ्यू लगाने की नौबत ना आई हो। और वो पुराने ये एक शेर इस्तेमाल किया जाता है ना कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, वैसी ही स्थिति थी कि जब उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे थे तो अखिलेश यादव सैफई में रंगारंग नृत्य देख रहे थे। ऐसे में सीधा सवाल ये है कि कौन से राजनीतिक दल वाकई औरंगजेब फैन क्लब में शामिल है। क्या इस बार यूपी टू महाराष्ट्र लड़ाई शिवाजी बनाम औरंगजेब पर आ गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जो पूरी लड़ाई है इसका नैरेटिव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में सेट किया है और इसीलिए आपको समझाती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की रैली में क्या कहा। उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज और औरंगजेब पर यह घमासान है और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो औरंगजेब का गुणगान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है ये वही लोग हैं, उन्हें औरंगजेब में अपना मसीहा दिखता है। अब कौन लोग हैं वो भी देख लीजिए। औरंगजेब को छत्रपति संभाजी नगर हमने बनाया, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को इससे तकलीफ हुई क्योंकि नाम बदला तो उनको इससे परेशानी हुई। औरंगाबाद का नाम बदलना बाला साहेब ठाकरे की इच्छा थी। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा जाए ये वो चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीएम बनते हुए भी अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं की है। आज उद्धव कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं और उन्होंने कहा कि हमने बाला साहब की इच्छा को पूरा किया जब हम आए सत्ता में। महाराष्ट्र में अक्सर संभाजी महाराज की चर्चा होती है क्योंकि शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे संभाजी महाराज और औरंगजेब ने संभाजी महाराज की बर्बर हत्या करवा दी थी। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री उनकी बात करते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि जो हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहेब ठाकरे, जिनकी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं, ये उनका सम्मान है। अब क्या इसकी गूंज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं महाराष्ट्र नहीं यूपी तक भी है। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी क्योंकि मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजीज खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। किशोर जी अपनी मुस्कान के साथ महाभारत में आज आए हैं वापस, और हमारे साथ शहाबुद्दीन रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और नहीं उनके अच्छा ये तो वही बताएंगे कि मुस्कान है या कुटिल मुस्कान है, लेकिन आराम जब वो अपनी बात बड़े आराम से रखते हैं। लेकिन आज मुझे देखना है किशोर जी कौन से वाले किशोर जी हैं, हमारे पुराने वाले किशोर जी हैं या पिछली महाभारत में जो महाभारत कर रहे थे द्वंद्व वो वाले किशोर जी हैं। मैं एक बार बता दूं कि जिस तरह की बयानबाजी इस चुनाव में चल रही है उस बयानबाजी से एक बात बड़ी क्लियर है। मैं पहले राधिका जी आपसे पूछूंगी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये पूरा चुनाव, और मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही हूं, यूपी टू महाराष्ट्र की बात कर रही हूं, कि क्या एक औरंगजेब फैन क्लब है जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं?
सभी को नमस्कार। देखिए, ये तो सबके सामने ही है कि बिल्कुल है एक ऐसा फैन क्लब है जो ऑपोजिशन जिसकी हेड करती है उस फैन क्लब को, जो लगातार देश में बांटने काटने की राजनीति करते आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कहीं भी किसी एक धर्म या ऐसी एक समुदाय की राजनीति करके, जो लगातार हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि हम सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करते हैं, हमने कहा कोई सभा करके या कोई हिंदुओं ने हमारे लिए कोई लेटर निकाला हो और कहा हो कि सारी वोटें इधर जाए। लेकिन लगातार फतवे इशू किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के नाना पटोले साहब तो बाकायदा साइन करके लेटर इशू कर रहे हैं कि उलेमाओं की 17 डिमांड हम पूरी कर रहे हैं। तो ये लगातार, और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, इनका ये जो अवसरवादी मुसलमानों के प्रति प्रेम है वो हर जगह दिखाई देता है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आज एक बात कह दूं, इससे किसी मुसलमान को कोई फायदा नहीं हुआ है आज तक। क्योंकि उनको बदले में क्या दिया है? मुसलमान उन्हें वोट जरूर देते हैं, पर क्या उनको घर मिला, क्या उनको पानी मिला, क्या उनको एजुकेशन मिली? नहीं। अगर आप अपने आज भी अगर माइक लेके आप ग्राउंड पे जाएंगे और आप किसी मुसलमान से पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ, हमें नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी हुई प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला, हेल्थ बेनिफिट्स मिले, स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी से आपको क्या मिला, तो कहेंगे जी वो मुसलमानों की बात करते। क्या बात करते? क्या बात करना काम होता है कि उनके लिए खड़े होना, उनके लिए काम करना काम होता है? महज जो बात करता है, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। जब बात आती है केरल में, जहां पे 45% मुस्लिम आबादी है वायनाड की सीट पर, तो वहां पे टिकट किसको दे दी जाती है? प्रियंका दीदी को। वहां पर जिसकी जितनी आबादी है उसका हक काट दिया जाता है, छीन लिया जाता है। और हम देखते आए हैं, चाहे 1947 हो जब बांटने का काम किया, या सिखों के खिलाफ दंगे हो 1984 जहां पे काटने का काम किया माइनॉरिटी के खिलाफ, तो ये रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति चाहिए, और बस ये चाहिए कि उनके घर के बैग, उनके घर के खाते भरते रहे, दिन देश की जनता जाए भाड़ में। अच्छा, आप जो ये बात कह रही हैं, मैं एक बार देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और हमने देखा है, किशोर जी मैं पहले आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ, दानिश कुरैशी साहब भी आ गए हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं। मैं एक बार किशोर जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में ये बात बोली कि बाला साहेब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, लेकिन आज उन्हें उस नाम से संबोधित करने की हिम्मत है क्या किसी से? क्योंकि जहां हिंदू हृदय सम्राट लगेगा, आज तो उससे मुंह छुपाना पड़ेगा उद्धव गुट को। क्या ये सही है? ये देखो, चुनाव के अंदर हमने तय कर लिया है। महाराष्ट्र में जैसे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, अशोक चौहान, पंकजा मुंडे, नितिन गडकरी हो गए, बावनकुळे हो गए, हाँ, और वो बुलेट पाटिल हो गए। हमने डिसाइड किया है, यहाँ कोई ना बट रहा है ना कट रहा है, और ये थीम यहाँ चलती नहीं, सबने बोल दिया। हाँ। और ये महागठबंधन के नहीं, अब बीजेपी के ओवैसी वगैरह जो है वो भी कहने लगे हैं। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो सुचिता जी, महाराष्ट्र में 0.46% चुनाव लड़ने वाले ओबीसी, हाँ, जिनको 0.005% वोट मिलते हैं, वो भड़काऊ बात कर रहे हैं। और बीजेपी का यह नारा, एक है तो सेफ है, या कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये चलेगा नहीं, ऐसा सबने बोला है। हाँ। और राधिका खेड़ा जी को भी ये जो पंकजा मुंडे कह रही है वही बात कहनी है, लेकिन वो प्रवक्ता बनी है तो बोलना पड़ेगा। लेकिन हमने निर्णय किया है कि चुनाव के अंदर कोई भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होगा, किसी को भी व्यक्तिगत आहत करने का कोई प्रश्न नहीं आता। हाँ। और ना तो हम कोई चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, ना ही तो अब हमें हमारी पार्टी की बात करनी है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, हाँ, यहाँ पर अवधेश जी है, हाँ, मोदी जी जब आए नंदुरबार में, मोदी जी आए महाराष्ट्र में, हाँ, अमित शाह जी आए, और हमें अपेक्षा थी कि ये कपास उगाने वाले किसान, सोयाबीन उगाने वाले किसान जो प्रचंड संकट में है, और बेरोजगारी, महंगाई, और ये जो प्रोजेक्ट जा रहे हैं उस पर वो कुछ बोलेंगे। लेकिन है ना, अवधेश जी एक शब्द नहीं बोले, कटेंगे बटेंगे,
पानी पिएंगे तो फिर वो करेंगे, नहीं, प्रधानमंत्री का नारा तो अलग है, एक है तो सेफ है। क्या चल रहा है? उन्होंने तो एक है तो सेफ है वाला नारा दिया। करेंगे ना, सुनिए सुनिए, नहीं किशोर जी, मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल आपसे दूसरा था, बटेंगे तो कटेंगे पर आप आए। मैंने सवाल ये नहीं पूछा था आपसे, मैं तो बटेंगे तो कटेंगे पर बात ही नहीं कर रही थी। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आज किशोर तिवारी जी को इस बात पर गर्व होता है कि बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे। ये गर्व है आपको, और क्या यही गर्व आपके साथियों को है और वो बोल सकते हैं? जवाब दे देता हूं। हाँ हाँ बोलिए। मैं जवाब दे देता हूं। बोलिए। देखो, बाला साहेब ठाकरे ये हिंदू हृदय सम्राट थे, रहेंगे। और एक बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की जनता उनके बच्चे के पीठ में खंजीर घुपच कर इन्होंने जो सत्ताच्युत किया, उस भाजपा को अपनी जगह बता। तो संभाजी नगर का नाम, संभाजी नगर का नाम बदलने पर किसको तकलीफ हुई? नहीं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि संभाजी नगर नाम बाला साहेब ठाकरे चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ है, इसलिए ये कर नहीं सकते थे, ये कर नहीं पाए, अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मेरी एक पूरी बात सुन लो। हाँ, संभाजी नगर का नाम उद्धव जी ने निर्णय लिया था। अच्छा। और उनके ही शागिर्द एकनाथ शिंदे ने उसको फॉलो किया था। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी का कोई रोल नहीं। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं अवधेश जी, उसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं ये तो उद्धव ठाकरे ने किया। मैं एक बार, वो बचपन से झूठ बोलते हैं। वो मैं इनका जवाब दे दूं सुचित्रा जी? राधिका जी जल्दी से दीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊँ। आप बोलना चाह रही हैं इसलिए जल्दी से। हाँ जी, यहाँ पे ये तय कर रहे थे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, पंकजा जी क्या बोलना चाहती है। पहली बात, ये जो बात कर रहे हैं कि उनके बेटे को अलग कर दिया, उनके बेटे में इतनी हिम्मत तो है नहीं, रीढ़ की हड्डी उनकी सिमट चुकी है, जो आज अपने फादर को, जो हमेशा से कहलाते आए हैं हिंदू सम्राट, आज उनके मुंह से एक बात शब्द नहीं निकला। और यहाँ बैठ के जो उनके, देखिए बीच में मैं इनके नहीं बोली थी, मैं चाहती तो इतना चिल्लाती, इनकी आवाज तक सुनाई नहीं देती। इनको बोलिए चुप रहे ताकि मैं बात बोल सकूं। इनकी आदत हो चुकी है लोगों के बीच में चिल्लाना। अपनी उम्र का लिहाज करिए, जैसे हम। अच्छा देखिए, एक सेकंड, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं है और कोई बचपन से झूठ बोल रहा है, दोनों ही मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी बातें हैं। दोनों ही बातें अच्छी नहीं है ना किशोर जी, राधिका जी, दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। लेकिन राजनीति में तो हम देख रहे हैं इस तरह के हमले होते हैं, इसीलिए तो हम दोनों को बोलने देते हैं भाई। या तो फिर एक मर्यादा रखिए और सब लोग उसी तरह से बात करेंगे। राधिका जी पॉइंट रखिए जल्दी से। मैं मर्यादा बिल्कुल रखती। अगर शाइना एनसी जी के लिए जिस तरह की किशोर जी आ रही हूँ, प्रवक्ता कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता किशोर जी कह रहे हैं कि हमने ये तय किया है किसी के लिए भद्र भाषा नहीं इस्तेमाल करी जाएगी। तो अरविंद सावंत कौन है, क्या बोला उन्होंने शाइना एनसी के लिए? और कौन है कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के बाद? जयराम रमेश के शब्द है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो कन्हैया कुमार है। उसी हिसाब से ये उनके लिए भी सबसे बड़े नेता हुए, क्योंकि वो बड़े पार्टनर है। वो क्या बोल रहे हैं कल देवेंद्र फडणवीस जी की पीढ़ी के लिए रील बनाती है। अरे वो रील बनाए जो करे, आप कौन होते हैं तय करने वाले? तो भाषा की मर्यादा पहले आप लोग रखनी सीखिए और अपने सहयोगियों को सिखाइए, फिर यहाँ पे टेलीविजन पे ज्ञान दीजिए। वो अभद्र भाषा नहीं बोल रहा, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए हमें। और आप किस तरीके से अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं रोज टेलीविजन पे, वो मुझे जनता को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तिहाड़ी निकाल दूंगा। अच्छा तिहाड़ी के मजदूर। एक सेकंड नहीं, देखिए मेरी गुजारिश, मेरी अपील है, 1 मिनट रुक जाइए। अजीज खान साहब और अवधेश जी, नहीं देखिए, बहुत मेरी दरख्वास्त है। किशोर जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, राधिका जी आप भी, प्लीज जरा इसको भाषा को इस तरह से रखते हैं कि हम लोग आराम से बात कर पाए। ये बड़ा मुझे लगता है एक प्री रिक्विजिट सा है और इस शो में आगे बढ़ने के लिए जरूरी भी है। अब मैं सीधी बात पूछ रही हूँ। अवधेश जी उन्होंने एक सवाल बोला, उन्होंने कहा ये तो उन्होंने नहीं किया था, ये उद्धव ठाकरे ने पहले ही कर दिया था। लेकिन जो लड़ाई हम देख रहे हैं, जो ये बार बार कहा जा रहा है औरंगजेब फैन क्लब वर्सेस शिवाजी के समर्थक, ये प्रधानमंत्री ने, ये गृह मंत्री ने भी आज अपनी रैली में दोहराया है, क्या ये इस चुनाव में है और किस तरह से है? जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जब धरातल पर मुद्दे नहीं होते हैं तो नेता उसको नहीं उठाते हैं। ये बात सही है कि राज्य में मुख्यमंत्री होने के नाते औरंगाबाद का नाम संभाजी रखने का दायित्व उनका था, लेकिन 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में ये शामिल था, सरकार कर नहीं रही थी।
10 से ज़्यादा पत्र केंद्र सरकार ने उनको लिखा कि इसको करिए, केंद्र उसको मान्यता देगी, क्योंकि अंततः केंद्र को भी उसमें भूमिका होती है। फिर उसके बाद लास्ट में जब परिस्थिति बनी, जब वहाँ आंदोलन शुरू हुआ, सड़कों पर लोग उतरे, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, मीडिया में बड़ा मुद्दा बना, फिर उसका विरोध भी शुरू हुआ, उसके बाद उसका नाम बदला गया है। ये नहीं कि इतनी आसानी से बदले गए हैं। दूसरा, देखिए महाराष्ट्र में या देश में औरंगजेब में, शिवाजी में और संभाजी के विचारधारा दोनों जमीन और आसमान है। कोई एक ही तरफ हो सकता है, दोनों तरफ हो ही नहीं सकता है। मुसलमानों में ऐसे शासक हुए हैं जो हिंदू मुसलमान दोनों के साथ रहे, उनमें तो समझ में आती है, लेकिन औरंगजेब में तो हो ही नहीं सकता है ना, किसी एक तरफ आपको रखना पड़ेगा। और अभी जो किशोर तिवारी जी की पार्टी के विधायक हैं सुनील प्रभु जी डिंडोसी से, जहां से संजय निरुपम इस बार उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक बैठक में थे, बाजाप्ता उसकी वीडियो आई जिसमें उलेमा, मुल्ला, मौलवी साहब लोग बैठे हुए थे। वहां एक भाषण दे रहे हैं जो इमाम साहब थे कि हमने पिछले लोकसभा चुनाव में MBA के लिए फतवे जारी किए, सारे मस्जिद से इमामों ने फतवे जारी किए, तब आपको वोट मिला था, इस बार भी हम लोग फतवे जारी कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी उलेमा, इमाम को समर्थन देने का तो अधिकार है, लेकिन इस्लाम को बना के उसके नाम पर फतवे जारी हो रहा है। अगर इसको दीन और इस्लाम का विषय बताया जा रहा है और शिवसेना उस पर चुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। और तीसरी बात यह है कि अभी जब अकबरुद्दीन ओवैसी वहां आए थे संभाजी नगर में, उन्होंने भाषण दिया है 15 मिनट वाला, उसके बाद क्या हुआ कि वहां व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आए कि 15 मुस्लिम लड़के 15 मिनट के लिए मंदिरों पर जाएंगे। वहां अशांति की स्थिति पैदा हो गई। किशोर जी को सब मालूम है, पुलिस को किशोर जी को पुलिस ने उसको बचाया। किसी भी MBA का, शिवसेना को तो छोड़ दिए, किसी भी MBA के घटक ने उसके विरुद्ध बयान नहीं दिया। और जब पुलिस ने इसीलिए ओवैसी साहब को एक मैसेज भेजा पाए, उनको भेजा, नोटिस भेजा है कि आप भड़काऊ भाषण मत दीजिए, तो खड़ा होकर वो आदमी कह रहा है कि हम तो इनके दामाद हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर उद्धव ठाकरे वाकई हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, तो मैं तो नहीं मानता हूं कि हनुमान चालीसा कहने पर किसी पर राजद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, उसको उठा के जेल में डाला जाए। मैं एक चीज देखिए, मैं अजीज खान साहब दिख रहे हैं, अजीज खान साहब, किशोर जी मैं आ रही हूँ। देखिए मैं बात अभी टोटल चुनावों की कर रही हूँ, तो सिर्फ महाराष्ट्र, यूपी सबकी बात हो रही है। मैं एक बार जरा, जब हम कह रहे हैं औरंगजेब फैन क्लब और शिवाजी समर्थक, तो उसका मतलब क्या है। एक मैं बड़ी खबर बता दूं और अजीज खान साहब इसे सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर और समाजवादी यानी आपकी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत भगवान राम और राम मंदिर वाली है, और सपा की विरासत खान मुबारक, अतीक और मुख्तार वाली है। अब ये देख लीजिए, खान मुबारक, अतीक और मुख्तार वाली विरासत है। अब इसका मतलब क्या है, जरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद वापस आ रही। इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। दूसरे का काम अपना काम बताते हैं, इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है। इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। अब अजीज खान साहब मैं इसी पर आ रही हूँ, क्योंकि जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही उसका अखिलेश यादव जवाब भी दे रहे हैं। वो भी उनके कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं योगी नहीं है ये, पहले भी खड़गे साहब भी बोल चुके हैं। लेकिन ये वाली लड़ाई आपको लग रहा है इस वक्त, इस बार यूपी के चुनाव के नतीजों में नजर आएगी। उन्होंने कहा कि सपा की विरासत कौन सी वाली है, मुख्तार अतीक वाली, खान मुबारक वाली। देखिए सुचेता जी, मैं लगातार डिबेट सुन रहा हूं, अवधेश जी को भी मैंने सुना और राधिका खेड़ा जी को भी सुना जी। देखिए ये देश जो है ना, इस देश में इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है शायद इनको पता है, और पता होने के बावजूद ये पता नहीं कहां सिस्टम को भटका रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये बात माना है कि हयात ले के चलो,
कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। जो ये समाजवादी विचारधारा है कि सबको एक साथ लेकर चलने की बात है और इस देश की तरक्की की बात है, ये मेरे ख्याल से शायद बीजेपी को समझ में आएगा नहीं। मैं देख रहा हूं पूरे वक्त सिर्फ हिंदू और मुसलमान। अवधेश जी तो बहुत ही विद्वान शख्स है, उन्होंने भी पता नहीं किस तरीके की बात हिंदू और मुसलमान की बात की। उनको शायद पता है इस बात को कि बीजेपी की जो राजनीति है ये वही फांसीवादी ताकत जो पहले जो लोग फार्मूला लगाते थे, जो हिटलर ने भी किया इस अपने देश में, क्या किया उसने कहा, उसका एक फार्मूला था कि अगर राजनीति करनी है तो किसी एक कौम को हमेशा दुश्मन बना के रखो, डराओ उससे। तो आज हिंदू भाइयों को बीजेपी डराने का काम करती है, किसी एक खास कौम के खिलाफ भड़का करके। सच्चाई ये है, लेकिन हमारा हिंदू भाई कहीं ना कहीं वो इस बात को समझता है, क्योंकि वो जानता है कि जो हिंदू होता है, जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है, वो बड़ा हृदय वाला होता है, विशाल हृदय वाला होता है, क्योंकि वो उसकी जो सोच है, उसकी दया की सोच है, दया की भावना है। तो मुझे लग रहा है वो इस बात को समझता है कि ये जो लोग हैं आज, ये दया का भाव नहीं रखते। यूपीपीएससी का एग्जाम किस तरह दो भागों में बांटा गया और लड़कों को पर किस तरह लाठियां बांधी गई, आरओ पर के बच्चों पर किस तरह लाठियां बांधी गई, यही दया दिखा रहे हैं आप, यही आपकी मानसिकता, यही विचारधारा। हिंदू हृदय सम्राट की बात करता है, शायद वो ये काम नहीं कर सकता। वो ये नहीं करेगा कि नीट के अभ्यर्थी जो एग्जाम भी दिया, उनके पेपर आउट हो गए, बिहार में किस तरह लोग पकड़े गए, किस तरह गुजरात में लोग पकड़े गए, लेकिन उसके बावजूद भी संसद में जाकर के शिक्षा मंत्री बयान देते साहब कोई पेपर आउट नहीं हुआ। सीबीआई ने थोड़े दिन पहले चार्जशीट जारी किया, चार्जशीट कहीं ना कहीं भेजा, आपने देखा कितने लोगों को उसमें आरोपित किया, कितने लोगों को बनाया। सवाल इस बात का है, अरे सुनिए ना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप। आज आप देश के विकास और तरक्की की बात नहीं करेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करेंगे क्या? हम कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान दोनों रीढ़ की हड्डी है। हिंदू और मुसलमान रीढ़ की हड्डी है। आप इसको एक दूसरे से डराने का कोशिश किया जा रहा है, हमेशा एक दूसरे को बांटने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरीके के नारे दिए जा रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए इस बात को कि आप हिंदू और मुसलमान जो इस मुल्क की दो आंखें हैं, उनको जुदा नहीं कर सकते। देखिए, आप कह रहे थे कि सब मुसलमानों को क्या नहीं मिल रहा है? अजीज खान साहब, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं कहूँ आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत के जितने भी लोग हैं वो सब भारत का हिस्सा है, भारत की आंख कान नाक है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप पर जो हमला है ना, आप पर जो हमला है वो तो ओवैसी जी कर रहे हैं, आपके नेता पर हमला तो ओवैसी जी कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, आप पर हमला करने वाले ओवैसी जी हैं। आप बीजेपी पर तो लाख हमला वापस कर लेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी आपके नेता पर हमला कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर हमला कर रहे हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं आपकी सरकार पर। वहां पर हिंदू मुसलमान किसने किया था, उन दंगों में किसने किया था, ये आरोप आप पर लगते हैं, आप जानते हैं। यहाँ दानिश कुरैशी साहब हैं, दानिश कुरैशी साहब क्या बात कर रहे थे? असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपनी सभा में सवाल उठा दिया अखिलेश यादव पर। सुचरिता जी, मुझे बात करने दें। नहीं, मैं आपके पास आ रही हूँ ना सर, उनसे तो शुरुआत भी नहीं की अभी, जवाब देने, उनसे शुरुआत भी नहीं की, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा ना। उनसे शुरुआत भी नहीं की है, आपने सवाल किया है। अरे मैंने दानिश कुरैशी साहब से सवाल पूछा, जरा सुन लीजिए कि वो क्या हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 8 महीने से 1 साल तक लोग तंबुओं में रहते रहे और वहां पर लोग दरिंदगी के शिकार हुए, लेकिन अखिलेश यादव उस समय और उनका परिवार नाच गाने में व्यस्त था। वो कह रहे हैं मुसलमानों को तो कमजोर करना चाहते हैं, ये तो दूसरा वाला हमला आ गया। ये सब मुसलमान वोट के लिए हो रहा है दानिश साहब, बड़ा क्लियर लग रहा है मुझे। नहीं, कमजोर करना देखिए कमजोर करना चाहते हैं, ये तो बहुत सेकेंडरी बात है। कमजोर किया गया, मुसलसल कमजोर किया गया। आपको याद हो तो उस वक्त की जो सरकार थी सपा की, और इनकी 1.5 घंटे की वीएचपी के जब बड़े नेताओं की बंद कमरे में गुफ्तगू थी, क्या ये आप नहीं जानती सुचारिता जी? चलिए बताइए क्या गुफ्तगू थी। विपक्ष के किसी नेता से बात की होती तो ठीक है, किसी पीड़ित से बात की होती तो ठीक है, किसी पुलिस कर्मचारी से, अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से बात की होती तो ठीक है, लेकिन ये बंद कमरे की गुफ्तगू, ये जो भगीनी संस्था है भाजपा की, इनके लोगों के साथ में बंद कमरे की गुफ्तगू, क्या आप नहीं जानती सुचारिता जी? बताइए, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, बताइए क्या थी वो गुफ्तगू। तो सवाल ये है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सवाल उठाते हैं तो फिर उनके जवाब में आप ये निकल के आ जाते हैं कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी बहन जो है वो बात कर रही है उसकी
कि भाई जो महिला के साथ बर्बरता की गई। मैं आपको एक नाम बताता हूं, ओडिशा के भाजपा के विधायक जय नारायण मिश्रा जो हैं, इनको आज सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी। एक महिला के साथ बदसलूकी के लिए इनका आरोप लगा है, अभी तक इनको सस्पेंड नहीं किया गया। तो दिक्कत क्या है कि ये आपके शो में आके बातें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, महिला होने के नाते या महिलाओं की बात की। लेकिन अभी तक ओडिशा के जिस एमएलए की मैं बात कर रहा हूँ जय नारायण मिश्रा को, उसको हटाया नहीं गया। कब हटाया जाएगा, इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, तो आपने कहा आपके नेता ने हमला तो करा अखिलेश जी पर, लेकिन यहाँ पर आकर आप दोनों एक हो गए। तो आपने कहा यहाँ पे हमला छोड़ो, सपा पर कहाँ करना है, बीजेपी पे वापस हमला करते हैं। ये नहीं, आपके बयान सुनिए, देखिए सपा ने जो किया तो आवाम ने उसको जवाब दे दिया। हाँ। सपा ने जो किया उसका जवाब लोगों ने दे दिया। अब रह गई बात जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती और बदसलूकी हो रही है, हाँ। वहां लोग देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को जेलों में डाला गया और अखिलेश यादव जो थे बिल्कुल चुप तमाशा देख रहे थे। हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये आपकी खामोशी आपके सामने है। और ये सारी चीजें मुसलमानों की बात आती है, दलितों की बात आती है, तो समाजवादी पार्टी खामोश हो जाती है। अब इसका जवाब पहले राधिका जी आप दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अजीज खान साहब के पास, क्योंकि हमला उन्होंने दोनों पर बोला है। और देखिए, मैं बड़ा क्लियरली एक बात देख पा रही हूं कि इस चुनाव में ये जो नैरेटिव है ये बड़ा क्लियर हो गया है कि मुसलमान फैन क्लब किसे कहा जा रहा है, औरंगजेब फैन क्लब, सॉरी, औरंगजेब फैन क्लब किसे कहा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है दानिश साहब जो जाकर औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ा रहे थे। अब उसमें तो आप ही के नेता थे, वो तो प्रत्यक्ष तस्वीरें सामने हैं। और इसीलिए मैं राधिका जी के पास जाऊं उससे पहले इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगी, क्योंकि ये पूरा चुनाव कहा जा रहा है शिवाजी के समर्थक वर्सेस औरंगजेब फैन क्लब है। मुझे ये बता दीजिए आप कौन से में हैं, आप दोनों में से किस में हैं? अरे जो लोग सुनिए 10 सेकंड सुचारू 10 सेकंड बोलिए। औरंगजेब के ऊपर आंसू ढलकाने वाले मोदी जी से पूछिए कि अडवाणी जी जिन्ना के फैन क्लब में कौन कौन शामिल था। मोदी जी थे या नहीं थे? बेटा वो बिरयानी खाने तो वो पहुंच गए थे, लेकिन जो शगुफे लिखे गए, जो तारीखें लिखी गई, अडवाणी ने जाके मजार पे जिन्ना के, उस पर क्या कहना है? अच्छा, वो तो राधिका जी बताएंगी, आप तो बता दीजिए कौन से वाले फैन क्लब में हैं आप? पास दिखाने को शिवाजी वाले या फिर औरंगजेब वाले? देखिए सुनिए महाराज छत्रपति शिवाजी। बात बताओ, इस देश की दोनों ही तारीख है। आजाद सुनिए आजादी के पहले अलग अलग राजाओं ने अलग अलग निजाम अपने चलाए। हिंदू राजाओं ने चलाए, मुस्लिम राजाओं ने चलाए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम राजाओं ने भी चलाए, सब ने अपना निजाम चलाया। लेकिन देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से चीजें सबके आप क्यों टाल रहे हैं क्वेश्चन? आप टाल क्यों रहे हैं क्वेश्चन? आप सीधे बोल भी तो सकते हैं कि आप किसके समर्थक हैं। आप टाल क्यों रहे हैं? नहीं, आपकी बात मैंने मान ली भाई, संविधान लागू हो गया, सबके लिए संविधान लेकिन इसको टाल क्यों रहे? अब ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ राधिका जी से। टालने की बात ही कहाँ है? कहाँ कह रहे हैं आप? कुछ आप तो नहीं बता रहे आप कौन से फैन क्लब में? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब 26 जनवरी आने वाली है, क्या मोदी जी जो हैं वो लाल किले पे झंडा फहराने नहीं जाएंगे? ये मुगलों का ही तो वो क्या हुआ अस्तित्व, तो फिर उस पर क्या पाबंदी है? वो पूछ लीजिए उनसे, इसका कोई जवाब नहीं। जवाब दे दीजिए। आप क्वेश्चन डक कर रहे हैं, मैं बोल दूं आपको, आप नहीं बताना चाह रहे हैं। अब मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, आप भी नेता हैं, आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन राधिका जी जवाब दीजिए, किशोर जी के पास जाना उसके बाद। जी देखिए, यहाँ पे मेरे पे हमला किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ, तो क्या क्योंकि वहां पे उनको अभी तक हटाया नहीं गया है इसलिए एक खुली छूट मिल गई है महाविकास अघाड़ी के लोगों को, नेताओं को, चाहे वो टेलीविजन पे हो या कैंडिडेट को जाके कुछ भी बोलना या डिप्टी सीएम की बीवी को कुछ भी बोलना। ये शायद आपकी कल्चर और सभ्यता में सिखाया जाता होगा, इसलिए आप उनको इंडोर्स कर रहे हैं, ताल से ताल आप उन्हें मिला रहे हैं। लेकिन आज बहुत अफसोस हो रहा है मुझे सुचित्रा जी कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रहा है वो सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारों की टकराहट है। और विचार भी देखिए ना कैसे, ये नहीं है कि कौन ज्यादा काम कर रहा है देश के लिए या कौन काम कर रहा है। ये एक तरफ छत्रपति संभाजी महाराज के आदर्श है जो त्याग, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ औरंगजेब फैन क्लब है जो क्रूरता और अत्याचार का महिमा मंडल करता है। ये मुझे दुख दे रहा है कि एक ग्रुप अत्याचार और क्रूरता के महामंडल को साथ दे रहा है।
क्या इसीलिए देश की जनता आपको नेता बना के वहां बिठाती है कि आप ऐसी सोच का साथ दें? और उद्धव साहब ठाकरे जी जो आज शर्मा रहे हैं अपने पिताजी को हिंदू हृदय समाज बोलने से, जो पहले थकती रही थी उनकी जुबान, आज वोट बैंक की राजनीति के लिए उनके मुंह से अपने पिताजी वो लगातार कहलाए जाते हैं हिंदू हृदय सम्राट। क्या हिंदू हृदय सम्राट कहलाने से कोई एंटी मुसलमान हो जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या ये कहकर वो बाला साहेब ठाकरे जी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा रहे? और हिंदुत्व के जो उनके विचार की सारी आज तक पूरी नींव रखी गई है, और वो कहते हैं कि मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे को सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा घर तोड़ दिया। अरे आप तो अपने पिताजी की विचारधारा ही नहीं आगे ले जा पाए। राधिका जी वो कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट के बेटे के साथ जिसने दगा किया जनता जवाब देगी। विचारों को साइड फेंका था। हिंदू हृदय सम्राट के बेटे के साथ जिसने दगा किया जनता जवाब देगी, ये किशोर जी का मानना है। वो तो लेकिन किशोर जी तो क्या मानते क्या जानते? अगर किशोर जी का ये मानना है तो आज मैं जानना चाहूंगी उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी से, क्या वो ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे जी की इनके प्रवक्ता किशोर जी जिस तरीके से हर रोज टीवी चैनल पे महिलाओं को कभी धमकी देते, कभी एंकरों को धमकी देते, क्या ये बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा है? क्या महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को? शर्म आनी चाहिए। और महाराष्ट्र की जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से उनके सारे नेता बैठते हैं जहां पे फतवे शो हो रहे हैं, कैसे हिंदू हृदय सम्राट बोलने से कर रहे हैं, कैसे सिर्फ एक गुट की वोट की राजनीति के लिए कैसे उन्होंने कांग्रेस के साथ एक चीज याद है ना उद्धव भाई ठाकरे जी को, बाला साहेब के साथ आई विल क्लोज शॉप अगर मेरी पार्टी कांग्रेस हो गई। मैं एक चीज पूछूंगी किशोर जी, जब हम शिवसेना की बात करते हैं तो पूरी लड़ाई जो थी वो एक विरासत की लड़ाई थी, आप मानेंगे? लड़ाई तो विरासत की थी। जब हम कहते हैं कि एकनाथ शिंदे अलग हो गए तो बाला साहेब ठाकरे की विरासत किसकी, ये कई बार डिबेट्स हुई हैं उसमें। लेकिन वो जो विरासत है उसको अपना कहने में आज क्या शर्म है? क्यों नहीं बोला जाता मंच से? क्यों नहीं कहा जाता? और जिनके साथ हैं वो नहीं कहेंगे, क्या ये सच्चाई नहीं है? ये नहीं कहेंगे क्योंकि वोट बैंक छिटकेगा उससे। देखो मैंने राधिका जी ने ना बोला, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। हाँ प्लीज आप बोले। अवधेश ने भी बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, कोई उलेमा क्लब हो या कुछ भी हो, इनकी कोई भी मांग अगर संविधान और भारत के कानून के बाहर होगी तो हम मंजूर नहीं करेंगे, और कहीं भी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा। मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात मैं क्लियर करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर अवधेश जी बीजेपी के वक्त ही अल्पसंख्यक ओबीसी के अंदर है। अब मैं और बता रहा हूं, मदरसों का ऑनोरियम इन्होंने बढ़ाया, मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को 10 टाइम ग्रांट इन्होंने दी। मैं अच्छी बात कर रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब अवधेश जी भी बोली, राधिका जी भी बोली कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। तो देखो ये जनता के विवेक पे हमने छोड़ दिया है ना। वोट है, देखो तुमको मालूम नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ भी बीजेपी लड़ रही है। हम तो गद्दार सेना वर्सेस उद्धव सेना यही लड़ रहे हैं। अब समय बता देगा, अगर हमने कोई गलत डिसीजन लिया है तो रिपब्लिक भारत, मुझे लगता है कि ये जो महाभारत है ये सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, तो उनको मैं कह रहा हूँ गलती से भी वोट नहीं देना। बड़ी बात है भाई किशोर जी है। अंदर देखो मैं मेरी बात पूरी जाने दो। हाँ नहीं बोलिए पूरी बोलिए। हाँ देखो ये 1640 में चुनाव नहीं हो रहा, ये 2024 में हो रहा। औरंगजेब एक आक्रांता थे, औरंगजेब ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। औरंगजेब की हम भर्त्सना करते हैं, और औरंगजेब के मजार पे जाने वाले या फिर जिन्ना के मजार पे जाने वालों को हम इंडोर्स नहीं करते। अब एक बार हम कांग्रेस में क्या चले गए, हम उनके तलवे चाट रहे हैं, हमारी क्या बोलते हो। देखिए किशोर जी, देखिए आपने 2-3 हेडलाइंस दे दी हैं। आपने पिछली बार भी हेडलाइंस दी थी किशोर जी, आपने फिर हेडलाइंस दे दी। आप ये कह रहे हैं, देखिए आप बड़ी बात कह रहे हैं, आपने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। किशोर जी जो बोलते हैं वो उद्धव ठाकरे रिपीट करने दीजिए क्या? उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन की बात को एंडोर्स नहीं करते हैं और धर्म के बेस आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा इस देश में, ये किशोर तिवारी कह रहे हैं। यानी कि अगर वो एमवीए की
डिमांड है। हाँ एक मिनट, बोलिए बोलिए। अरे धर्म पे आरक्षण संविधान में ही नहीं है, संविधान में ही नहीं राज्य है। सरकार के लीजिए, संविधान के ऊपर तो है। अब जो भी सारी ये डिमांड्स राज्य हैं, सरकार चाहे का वो चुनाव उलेमा है। बोर्ड हो, चाहे ये वो राज्य ऑल इंडिया सरकार मुस्लिम का पर्सनल चुनाव लॉ है। बोर्ड हो, जो बार बार खबर चल रही है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से हामी भरी गई है, नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं हम इसके साथ नहीं खड़े हैं, हम धर्म के आधार अरे पर क्या वो आरक्षण की बात मानते ही नहीं है। नाना पटोले बोल रहे, चिल्ला के नाना पटोले हाँ। बोल रहे, उद्धव ठाकरे बोल रहे, ये बीजेपी का नैरेटिव क्यों चलाती हो? ये नहीं, मैं कहाँ चलाती हूँ सर, मैं तो आपकी खबर हेडलाइन बता रही हूँ। आप बोल रहे हैं ये क्यों चलाते हो? मैं तो आपकी खबर हेडलाइन दे रही हूँ भाई। अरे जो आपने बोल दिया, मैंने उसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह चला दिया भाई। नहीं है समर्थन, नहीं मिलेगा आरक्षण धर्म के आधार पर, ठीक है। अब अवधेश जी ऐसा है, देखिए किशोर जी अब जरा शांत हो जाइए, आप तो बोलते ही रहते हैं। अब तो बोलने दीजिए उन्हें। किशोर जी बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे शिवसेना उद्धव ठाकरे का लेना देना नहीं होता है। और सुनिए भाई, अब ये भी सुन लीजिए, अब किशोर जी ये भी सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए भाई। ऐसा है कि बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं, वो इनको इतनी व्यक्तिगत छूट है उस पार्टी में कि अपना स्टैंड रखते हैं, और इनका स्टैंड वही है जो शिवसेना का पारंपरिक स्टैंड रहा है। उसमें और आज में अंतर है भाई। सुन लीजिए ना किशोर भाई, कहाँ आप तो पूरा बोल लिए। आपका स्टैंड तो हम लोगों ने देखा है, ये कई बार टेलीविजन पर बोल के गए हैं और पार्टी की नीति बदल गई है। हम लोग देख रहे हैं हमारे पुराने साथ। देखिए 2-3-4 बातें यहाँ जो आई है उसको बहुत उत्तर देना जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने अभी तक औरंगजेब के विरुद्ध में कोई बयान मुख्यमंत्री बनने के बाद, चाहे जब भी दंगे हुए औरंगजेब के नाम पर और जो बना है, नहीं दिया है। न संजय राउत ने दिया है। पहली बात जब वहां हुआ था, सुनिए ध्यान से सुनिए, नहीं आपने बोला है, ध्यान से सुनिए किशोर जी। एक मिनट। दूसरी बात कि उलेमा बोर्ड ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय ही महाविकास आघाड़ी ने हमारी मांग मांगने की बात की थी, और एक चैनल ने नाना पटोले जी के हस्ताक्षर से वो पत्र सामने टेलीविजन पर रख दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं दूसरे चैनल पर बैठा हुआ हूं। तीसरी बात कि जो अजीज खान जी का, सुनिए ना, अरे सुन लो, मैं एक लाइन, अजीज खान साहब बोल रहे हैं, अजीज खान साहब एक लाइन में अजीज खान जवाब देने दो। अरे भाई अजीज खान साहब और अवधेश जी, अजीज खान मैं लगातार बोलता, अरे भाई एक लाइन तो बोल लेने दो भाई आप लोग। मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, मैं डिबेट में नहीं। अजीज खान साहब ने हिंदू मुस्लिम की बात की है। समाजवादी पार्टी ने जिन 5 सीटों की सूची महाराष्ट्र में दी है वो सारे मुस्लिम बहुल है, वो चाहे भिवंडी हो चाहे मालेगांव हो, सब उसी सूची की दी है। अगर इतना ही था तो किसी तीसरी सूची के तीसरे का नाम क्यों नहीं दिया गया है? और जो अभी एआईएमएम के प्रवक्ता नहीं, एक और एआईएमएम के प्रवक्ता, मेरे पास समय नहीं है अवधेश जी, मुझे बस ये कहना है कि देखिए जिस तरह से ये पूरा, जिस तरह के बयानबाजी इस पूरे चुनाव भर में आ रही है, मुझे लगता है कि जो वोटर है वो बहुत समझदार है। वो समझता है कि उसे किन मुद्दों के साथ और किन नामों के साथ खड़ा होना है। आज तो लड़ाई नाम की भी हो गई है, ऐसे में वही तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। Director, The Taste of Success.